मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 41। मैं फिर से जन्म ले लिया हूँ। करण, क्या मतलब? इस तत्व को पूरी तरह से हासिल करने के बाद और इसकी पूरी शक्तियों के बारे में जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब वही पुराना डॉक्टर आरव है जो लोगों की मदद करता है और उनकी जान बीमारियों का पता लगाकर उसे जड़ से खत्म करता है। यही तो मेरे मकसद था अपनी पिछली जिंदगी में, और इस बार तो मैं बहुत आसानी से यह सारी चीज कर सकता हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और बाकी शक्तियों की तो उसके बारे में भी अभी जानना बाकी है, और धीरे धीरे मैं सभी तत्वों की शक्तियों का अध्ययन करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ जादूगर बन जाऊंगा। मैं धीरे धीरे अपने बारे में भी जान जाऊंगा कि आखिर इस दुनिया में मेरा स्टेटस क्या है। उससे पहले मुझे उसे गुलाबी रोशनी का ये क्या चक्कर है उसके बारे में पता करना पड़ेगा। जब वह मेरे बारे में जानता है तो मुझे चुप क्यों रहा है, और आखिर वह मुझे करना क्या चाहता है? क्या वह मेरा दोस्त है या दुश्मन? पर दुश्मन तो नहीं हो सकता है, तो कब कब पहुंच चुका होता। हर बार उसके पास मौका था, और उसे गुलाबी रोशनी की एनर्जी को जब जब मैं महसूस करता हूँ, कोई ताकतवर जादूगर ही मुझे महसूस होता है जिसके पास अनगिनत शक्तियां और सबसे ताकतवर चक्र की शक्तियां हैं। रोजाना तो पलक झपकाती है, मुझे मार सकता है। आखिर मैं अपने बारे में कब जाऊंगा, और वह गुलाबी रोशनी वापस मुझे कब मिलेगी? क्या उसे पता चल गया कि मैं अपनी सिक्स तत्व की शक्ति जागृत कर ली है? तो अब तक वह मेरे सामने आया क्यों नहीं? ये सब आरव मन ही मन सोच रहा था। उसे फिर से ऐसे ख्यालों में खोया देखकर करण ने अपना माथा पीट लिया। कारण को देखने लगा और कहा, तुम्हें अपने कक्षा में नहीं जाना क्या? आरव, हाँ हाँ, तुम जा जाओ, आ जाओ, मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ, तुम्हें वहीं मिलूंगा। कर्ण, अपनी गुब्बारे जैसे शरीर का प्रचारक करना हो गया हो तो उसका सही जगह उपयोग भी किया कर। यह कहकर कारण हो उसे अपने साथ ले गया। अस्त्र विद्या के कक्षा में कुछ लड़के दो दो की जोड़ी बनाकर कुछ स्पष्ट लेकर आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। कारण सभी के ऊपर नजर रखे हुए थे। कारण को देखकर आचार्य मुस्कुराए और आरव को देखकर कहने लगा, तो तुम भी आए हो? काफी दिन हो गए तुम्हारे बारे में सुनिए। कहाँ गायब हो गए थे? हमें तो लगा तुम्हें विद्या निकेतन से निकला अगर बाहर फेंक दिया है उसे क्या कर जाए। हंसने लगे तो वही आरव का मुंह बन गया और कहा, मेरा मजाक उड़ाने के सिवा कोई और काम नहीं है क्या? खुद तो मेरी कमर तक आता है और इतनी बड़े बड़े बातें करते हैं। उसके मन की बात जानकर छोटे आचार्य गुस्से हो गए और उसने गुस्से से हार को देखकर कहा, दूसरे से बच्चे, तुम अभी बच्चे की हो, जाकर अपना काम करो। मेरी जुबान से ज्यादा मेरे हाथ पर चलते हैं, और यह छोटे छोटे हाथ हैं जो तुम्हारी इस पहाड़ जैसे शरीर को भी पत्थर जैसे टुकड़ा टुकड़ों में बांट सकता है। तो ज्यादा होशियार मत समझो अपने आप को। ये सुनकर आरव पीछे हो गया और कहने लगा, मेरी बात जाकर अपनी जगह में प्रैक्टिस करो, नहीं तो निकलो यहां से सजाने। हम गुस्से से कहा, इसमें करने से खींचते हुए एक किनारे ले आया खुद। अरे यार, तुम क्यों उनसे उलझती हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ की ज्यादातर आचार्य तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुम्हारे लिए बकबक करना और हर जगह पर सवाल करना किसे पसंद आता होगा? तुमने तो आता है ना कि मैं सच में बहुत बातें करता हूँ, जो सवाल करता हूँ, जो ये सब मुझे ऐसे बताओ करते हैं। जब मैं यहाँ कुछ सीखने आया हूँ तो सवाल तो करूंगा ना, ये कहकर आ रहा हूँ। गुस्सा होने लगा, जिस पर कारण उसे शांत रहते हैं। कहने लगा, तो हमेशा ऐसे गुस्सा क्यों करते रहता है? चल पता कौन से संस्कृत से प्रैक्टिस करे। अरे कुछ सोचता है फिर कहता है, तो एक काम चल, हम एक काम करते हैं, हम जादू से लड़ते हैं। तुम अपनी अग्नि तत्व की शक्तियों से मुझ पर अटैक करूं, मैं अपने रक्षा चक्र को जागृत कर कर उससे बचने की कोशिश करता हूं। आखिर अपनी तत्व भी एक नेचुरल का ही अंश है। का विकसित तत्वों में ही बहुत सारी चक्र की शक्तियां हैं जिससे हम अलग अलग तत्वों की शक्तियों से बच सकते हैं। ये कहते हुए आप बहुत खुश हो गया, तो वही कारण मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ना खुश होने की जरूरत नहीं है। पता चला तुम मेरे आपके गले से जल गए। फिर तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरे भाई है, मेरी बहन मुझे जरूर पक्के रख देगी। मेरी अग्नि तत्व से तुम अपनी बहन से क्यों डरते हो इतना? और क्या मैं तुम्हें बच्चा नजर आता हूँ जो तुम हर वक्त मुझे ये करना वह करना एक बच्चे की डांटा समझते रहते हो? मुझे मत में ही तुम ही ठीक किया था। तुम्हारे पैरों को और तुम्हारे शरीर को इस लायक बनाया कि तुम अग्नि तत्व जैसी उच्च तत्व की शक्तियों को जागृत कर सको। कितने आसन पर अमोसो यार तुम। एहसान फ्रेमोहन फोटो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अपनी शक्तियों को जागृत करने लगी। करण के हाथों में एक लाल रोशनी जैसी उसके हाथों में आ गई, जिससे थोड़ी देर बाद उसमें से आग निकलने लगी। अब उसकी आंखें भी थोड़ी चमकने लगा। अग्नि तत्व के एक विशेषता होती है कि अगर कोई जादूगर उसे तत्व को जागृत करके शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसकी शक्तियां उसकी आंखों में दिखाई देती है। अब कारण का आसपास का और एकदम से बदल गया और उसके आसपास अचानक से तापमान बढ़ गया, जिससे वहां पर गर्मी का एहसास होने लगा। उससे कुछ दूरी पर प्रैक्टिस कर रहे लोग वहां से हट गए और एक किनारे होकर उन्हें देखने लगी। आज कोई पहली बार अपने जादू शक्तियों का उपयोग करके वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे देखकर सब एक जगह खरीद कर देखने लगी। वहां सब अपने अस्त्र, तलवार, भाला और अलग अलग एस्ट्रो के साथ प्रैक्टिस करते थे। दूर ऊंचाई पर खड़े उसे छोटे से आचार्य, छोटा हाइट वाले आचार्य अपने हाथ पीछे बंधे हुए नीचे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो वही आराम भी ऊपर क्या देखकर आरव उसे आचार्य को देखकर एक मुस्कान उसे आचार्य को देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर आचार्य चिढ़ गया और उसने अपनी आंखें छोटी कर अब को घूरने लगा। पीछे खड़े दो आचार्य जो उसे छोटे आचार्य के भाव देखकर सोचने लगे,
फास्ट टाइम इस छोटे आचार्य से सब डर से आए हैं, पर आज पहली बार कोई लड़का उसे इतनी बुरी तरह से चिढ़ पाए हैं, नहीं तो आचार्य हमेशा अपने आप में ही उलझे रहते हैं। पर आजकल जब कारण अपने अस्त्र शास्त्र की प्रैक्टिस के लिए यहाँ आते हैं और जब जब उसके साथ आराम आता है तो हमेशा इन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे चीज भारी कक्षा में एक अलग ही कार्यक्रम देखने को मिलता है और उन दोनों की चीज हर छोटे छोटे चीज को लेकर ही होती है। ये बात तो अब वह आचार्य भी समझ गए में आते हैं। वह तुम्हें एक दूसरे को देखकर सामने चल रहे चीजों को देखने लगी। जहां कारण अपनी अग्नि तत्व का एक गोल बनाकर उसके सामने खड़ा था, तो वही कारण के सामने आरव एकदम शांत खड़ा होकर सामने कारण की तरफ देख रहा था। कारण ने कुछ वक्त में ही अपनी अग्नि तत्व की शक्तियों को जागृत कर लिया था और जैसे ही कारण ने आरव की तरह भी इशारा किया, वह अग्नि कब गोला सीधा आरव की तरह बढ़ गया। वह इतनी तेजी से आरव की तरफ जा रहा था कि सब ये देखकर सब दो पल के लिए डर गए। जैसे ही वह आंख का गोला आरव के पास पहुंचता, उतने में ही आरव ने अपनी हाथ आगे कर दिया, जिसके बाद उसके सामने एक हरा कलर की गोलाकार चक्र जागृत हो गई और उसे चक्र से जब वह अग्नि का गोला टकराया तो वह उसे चक्र में ही मिल गया और धीरे धीरे वह हरे रंग का चक्र हल्की रोशनी के साथ अग्नि को अपनी अंदर समाहित करके वापस पहले की तरह दिखने लगा, जैसे कि वह जागृत हुआ था। ये देखकर सब चौंक गए। कारण थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि वह पहली बार ऐसा कुछ देखा था। तो वहीं आरव बस मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र गुदगुदाया। इसके बाद उसके सर के ऊपर एक तेज गोलाकार बवंडर जैसा चक्र उत्पन्न हो गया और वह तेजी से आरव के आसपास घूमने लगा, जिससे आरव की सर पर बांध उसके बाल खुला गए और वह हवा में लहराने लगे। उसे कक्षा में अब तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था वहां एक तेज हवाओं के कारण उसे कक्षा में मौजूद सब लोगों के कपड़े और बाल उड़ने लगे थे और कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। ऊपर खड़ा आचार्य भी इस हवा को देखकर थोड़े हैरान रह गए और तेज हवा की बवंडर जैसा चक्र को सीधा आरव में करण की तरफ कर दिया। ये देखकर करण जल्दी से अपनी अग्नि तत्व को जागृत करके एक कांच की मोटी दीवार अपने सामने बना दिया। जैसे ही आंख के मोटी दीवार से टकराया, वैसे ही वहां एक सफेद रंग की धुआं जैसा कुछ विस्फोट हो गया और पूरा कक्षा सफेद धुएं से भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य, ये दोनों लड़के की शक्तियां तो काफी अच्छी है। देखिए कितने आसानी से ये अपने तत्व की शक्तियों का जागृत करके उनका उपयोग भी कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि उन्हें अस्त्र की शिक्षा लेने की जरूरत है। ये बिना अस्त्र के भी बहुत अच्छे जादूगर और दुश्मनों से अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं कि शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमारा दूसरा रास्ता होता है। इन दोनों को अच्छे से सीखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रहे तुम्हें इन्हें चक्र का ज्ञान और लड़ने का तरीका बहुत जल्द सीखना है। ये लड़का बहुत ज्यादा बार बोला है, पर हमें किसकी और इसके जैसी काबिल लड़कों की जरूरत है। वो दोनों आचार्य ने सर हिलाया और सामने देखने लगे। अब तक आरव हवा से सारी सफेद धुआं को खिड़की दरवाजे की तरफ कर पूरी तरह से हटा दिया था। अब वहां हल्की हल्की हवा चल रही थी। अब क्या देख लिया ना मेरी शक्तियां को? क्या वह छोटा अच्छा है? मेरा मजाक नहीं बनाएंगे कभी? देखा अभी भी कैसे घूर घूर कर देख रहा है। आरव ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कारण से कहता है। इस पर कारण उसे देखकर सर हिला कर देता है। तुम फिर से बच्चे बना रहे हो? अभी इतनी अच्छी अपनी शक्तियों को तुमने जागृत करके दिखाया सभी को और फिर तुम बच्चों की तरह एक बार पकड़कर। आरव उसके बात सुनकर बीच में कहता है, अब मैं पुस्तकालय जा सकता हूं। पहले ही मैं अपनी शरीर का प्रचार करता हूं। पहले मैंने अपने मेहनत से बनाया है, ऐसे ही नहीं तुम्हारी बहन मुझ पर अपनी जान लुट जाती है। कुछ तो बात होगा मुझमें। वह एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी वहां पर आचार्य आ गए और उन्हें देखकर कहने लगी, यहाँ अस्त्र शस्त्र की अध्ययन अभ्यास होता है, ना कि जादुई शक्तियों की। यह कहते हुए दो तलवार लेकर आचार्य ने कारण और आरव को पकड़ा दिया और कहा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओ। अब से मैं तुम्हें अध्ययन और अभ्यास करूंगा। सभी कक्षा समाप्त होने के बाद तुम यहाँ 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारी जादुई शक्तियां तो काफी अच्छी है। अगर जादुई शक्तियां खत्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? पहले बिना जादू के लड़ना सीख जाओ, उसके बाद जादू से जादूगरों से लड़ना। क्योंकि तुमसे भी ताकतवर जादूगर से तुम अपने जादू से नहीं, अपनी अस्त्र विद्या ज्ञान और तकनीक से। उसके बाद का मतलब कारण तो समझ गया। पर आरव अपना सर खुजलाने लगा और वह अपने हाथ में पकड़ तलवार को देखने लगा। फिर करण को देखकर कहा, क्या यहाँ भी कोई युद्ध होने वाला है जो हमें तलवार देखकर लड़ना सीख रहे हैं? एपिसोड 42। आरव के हाथों में छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जैसा पड़ा हुआ सामने से आचार्य के की कर रहे हमले को वह रोकने की कोशिश कर रहा था। पसीने और तेज शशि चलते तेज चलती सांसों को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को ऊपर तरस आ रहा था। पिछले कुछ घंटे से लगातार आचार्य जी उसको और बाकी लड़ने की टेक्निक समझ रहे थे, तो वही कारण एक किनारे दूसरे आचार्य के साथ खड़ा आरव को इस तरह से सीखने देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। पर वह चुपचाप बस सामने चल रहे तमाशे को देख रहा था। आरव की जादुई शक्तियां तो ठीक ही थी और उसकी शास्त्र ज्ञान और बाकी चीजों के बारे में नॉलेज भी कोई आम इंसान या जादूगर से बहुत अच्छा भी था, पर उसकी यह लेने की तकनीक और सही समय पर सही चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह सीखते वक्त कई गलतियां कर रहा था। वही आचार्य जी उसके गलतियों को बताते हुए उसे ताने भी दे रही थे, जिसे ऊपर खड़े आचार्य जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे थे।
ये साफ कहा जा सकता है कि वह तीनों आचार्य मिलकर आरव की आज अच्छी खासी क्लास लगा रहे थे और आरव चाहकर भी वहां से जा नहीं सकता क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। अगर एक बार किसी कक्षा में आ गए तो बिना आचार्य के परमिशन के या बिना आचार्य की राजा मंडी की कोई वहां से बाहर नहीं जा सकता। पर काफी बार कारण को आरव ने जबरदस्ती उसे कक्षा से खींचते हुए अपने कामों के लिए ले गया था, जिसके कारण उसे कक्षा के आचार्य हमेशा आरव से चिढ़ हुए रहते हैं। पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे मालूम था कि वह इस कक्ष में कभी नहीं आएगा। उसे यह सारी चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर कारण के कहने पर वह उसे देखने और देखकर कुछ सीखने के लिए आ जाया करता था। पर आज उसकी यही चीज इस पर भारी पड़ रही थी। आरव आचार्य के हमले से बच के एक किनारे झुककर दूसरी ओर कूद गया और अपने हाथ की तरफ देखने लगा, जिसमें लाल निशान बन चुके थे। ये देखकर आरव ने उसे निशान को कुछ देर देख उसके बाद उसने सानिया आचार्य को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। अभी अब मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। इस पर आचार्य की नजर उसकी घाव पर लगी पड़ी तो कुछ ही समय बाद उसके घाव फिर से ठीक हो चुके थे। ये देखकर आचार्य थोड़े चौंक गए। फिर उसे पता समझ आया कि यह आरव ने कैसे किया। बिना कुछ कहे एक बार फिर हमला किया। आरव फिर बच गया, लगातार हमला करने लगे, जिससे आरव ने बहुत आसानी से पीछे की तरफ झुककर उसे हमले से बच गया। अब आरव लड़ने अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब वह आचार्य द्वारा किए गए हमलों से बचने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ में जो लकड़ी का टुकड़ा था उसे देखकर आ रहा हूं। आरव कुछ सोचा और उसके बाद वह अपने दोनों हाथों से उसे लकड़ी के टुकड़े को अच्छे से पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर उसे लकड़ी की तरफ देखकर मन ही मन कुछ मंत्र कहने लगा। इसके बाद उसे लकड़ी के टुकड़े में कुछ रोशनी के साथ बेल जैसी लंबी शाखाएं निकलने लगी जो बहुत ही लचीली थी और एक चाबुक की तरह नजर आ रहे थे। उन चाबुक जैसी बलों को आरव ने आचार्य की तरफ हमला कर दिया। आचार्य जो हमला करने वाले थे ये देखकर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके दूसरे तरफ कूद गया, जिससे वह चाबुक जैसी शाखाएं उसे जगह पर बहुत तेजी से लगी और वह जगह में दरार आ गया। अगर उसके जगह कोई इंसान होता तो अब तक उसके 2 टुकड़े भी हो चुके होते हैं। आरव को पता था कि आचार्य अपने आप को बचा लेगा, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वही ये देखकर ऊपर खड़े आचार्य की मुस्कान गहरी हो गई और उसने मन ही मन कहा, मतलब ये लड़का अपनी शक्तियां छुपा रहा था, इसके अंदर शक्तियां भी हैं और उसे किस तरह से उपयोग मिलना है उसकी बुद्धि भी उसे दिखाने के लिए सबको बेवकूफ लगता है। वही कारण ये सब पहली बार देखकर चौंक गया। तो वहीं उसके बगल में खड़े आचार्य भी डर गए और वह तुरंत ये लड़ाई रोककर दूसरे आचार्य के पास चले गए और आरव को देखकर गुस्से में कहने लगे, तुम्हें अपनी शक्तियों को काबू में रखना चाहिए बच्चे। जिस पर आरव कहने लगा, मैंने क्या किया, मैं तो बस बचने की कोशिश कर रहा था और आचार्य के ऊपर हमला करने के लिए, पर यह आचार्य जी तो खुद बच निकल गए। वैसे मैं अब क्या मैं जा सकता हूँ। जिसमें दूसरे आचार्य पहले आचार्य की कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा और आगे जाकर आरव की तरह देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम आज के लिए तो जा सकते हो, कल इसी समय पर आ जाना और आज की सारी चीजों का अध्ययन करना जो भी चीज मैंने तुम्हें बताई और सिखाई है। आरव ने कहा, मतलब मुझे कल फिर आना होगा? कल फिर आना होगा क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चे उनके गुस्से भरी आंखों को देखकर आरव चुप हो गया। आरव धीरे से कहा, मुझे यह नहीं सीखना, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम तुम्हें बात रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम अब रोज यहाँ पर आकर अपनी अस्त्र विद्या लड़ने की टेक्निक सीखोगे। भविष्य में ये सारी चीज तुम्हारी बहुत काम आएगी। पर मेरा अभी तक बहुत कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारा कल से सही समय पर आ जाना और इसीलिए यहाँ लाना तुम्हारा जिम्मेदारी है। वह आचार्य कारण की तरह भी ज्यादा करके कहने लगी। तो कारण जो मुस्कुरा रहा था वहां में सिर हिलाकर सहमति जताई। वह आचार्य, दोनों आचार्य वहां से चले गए। अब तक सभी वहां से चले गए थे, पर जो लोग वहां मौजूद थे अब की सब्जियां देखकर हैरान थी और कोई उनसे जल भी रहा था कि इस कक्षा की 2 सर्वश्रेष्ठ आचार्य की नजरों में ये लड़का आ गया तो सभी आचार्य सभी विद्यार्थियों से एक जैसा व्यवहार करते हैं, पर कुछ खास शक्तियों वाली छात्रों के साथ आचार्य की व्यवहार थोड़ी अलग होते हैं। इसलिए सभी छात्र अपनी अपने तत्वों की शक्तियां और अध्ययन में बहुत मेहनत करते हैं ताकि बाकी आचार्य से बहुत सारी चीज सीख सके। इन दोनों के जाने के बाद आरव जो अभी तक खड़ा था वह चित होकर वहीं जमीन पर लेट गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। कारण भी उसके पास आकर उससे खड़े होकर हाथ बंधे देखने लगा और कहने लगा, कोई कुछ कह रहा था कि उसकी शरीर में बहुत ताकत है, क्यों निकल गई सारी ताकत? आरव उसे घूर कर देखा, चुप कर, आज मैं तेरे कारण फंस गया। अभी कितने आराम से बैठ करना है, किताबें पढ़ रहा होता, ये मेडिटेशन कर रहा होता, तेरे कारण यहाँ अस्त्र शस्त्र और लड़ाई झगड़ा वाला ये कहकर आ रहा मुंह बनाते हुए रंगसूरत से कहने लगा, मुझे नहीं सीखनी है, ज्यादा नौटंकी मत कर, तू ही तो कहता है ना कोई तेरे जान के पीछे पड़े हैं, तो अगर तुझे ऐसे ही युद्ध नहीं किया बाकी सारी चीज के बारे में पता होगी तो तू बहुत आसानी से अपने दुश्मनों की अटैक को पहचान कर उसे हरा सकता है, जरा इस बारे में सोच। तभी एक लंबा और गोरा चिट्टा लड़का जिसके बल और आंखें बिल्कुल भरे थे और उसके शरीर का रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद था यार, उसके हाथ के बाजू में एक अलग तरह का चिन्ह जैसा टैटू बना था, वह वालों के पास आकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बहुत अच्छे से लड़े, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है, पहले कभी यहाँ देखा नहीं। कारण उसे लड़के को देखकर पहचान गया और कहने लगा, केविन, यह मेरा दोस्त आरव है।
वह अच्छा तो यह है, आ रहा हूँ, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में से, इस वेरी इंटरेस्टिंग बाय। ऐसे ही केविन आरव के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा था और उसकी बातें और लैंग्वेज सुनकर आरव उठकर बैठ गया और उसने उसी के भाषा में कहने लगा, क्या तुम वेस्ट कंट्री से बिलोंग करते हूँ, पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं क्या सीधा बेस्ट कंट्री से यहाँ तक के लैंड हुए हो? ये कहकर आरव हल्का हंस पड़ा। यार इसकी पर्सनैलिटी तो किसी फीस प्रिंस चार्मिंग से काम नहीं, ये बंदा मुझे पहले कभी नहीं देखा, मारो तेरा कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ा ध्यान दिया कर। आरव केविन को देखकर यह सब बहुत धीमी कह रहा था पर कारण ने सुन लिया और वह मुस्कुराते हुए मन ही मन कहने लगा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं कब क्या सोचता रहता है। उन दोनों के बीच बातें होने लगी। करण ये देखकर हैरान ही रह गया कि आरव बहुत आसानी से उसे केविन जैसी लैंग्वेज को आसानी से समझकर उसे फ्रेंकली बातें कर रहा था। वह केविन भी थोड़ा हैरान हुआ, से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरे 15 साल लगे थे, वह अपने कंट्री में बेस्ट मैजिशियन बन सकता था पर यह यहाँ उसे वह सारी तकनीक और मैजिकल स्किल्स सीखने को मिलेगा जो उसे बहुत ही अनस्टॉपेबल मैजिशियन और हंटर बन सकता है। उसने बचपन से ही इस विद्या निकेतन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जिसके कारण वह बचपन से ही संस्कृत हिंदी सीखने लगा। साथ इस निकेतन में प्रवेश लेने की सारी परीक्षाएं और काबिलियत के बारे में भी उसके साथ अलग अलग कंट्री से भी कई सारे लोग आए थे जो अपने कंट्री के बेस्ट मैजिशियन थे और वह बहुत कम यूनिवर्सिटी में ऐसे दिखाई देते थे, नहीं तो वह खास कक्षाओं में अध्ययन करके तुरंत ही अपनी टॉम रूम में जाकर अपनी बटक की प्रैक्टिस करते थे। विद्या निकेतन बहुत ही बड़ा था जिसमें काफी सारे जगह थी, इसलिए इस बहुत सारी स्टूडेंट अलग अलग अपने प्राइवेट जगह जैसी इस्तेमाल करके अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाते थे या प्रैक्टिस करते थे। कारण उन्हें बातें करते हुए देख रहा था और कुछ कुछ चीज उसे समझ तो आ रही थी पर वह बहुत सारी चीज कुछ समझ में नहीं पा रहा था। आरव वहां से उठ गया और अपने माथे की पसीने पहुंचने के बाद वह इधर उधर अपना सर घूमते हुए अपने बालों को फैलाकर उसे ऊपर अपने हाथों से एक मोटी चोटी में बांध दिया। इसके बाद वह उन दो लकड़ी को देखते हुए कहने लगा, आप ही तो मेरी जेब में भी नहीं आएगा, इसका मैं क्या करूं? ये कहते हुए वह लकड़ी को देखने लगा। करण ने उसे देखकर कहा, इसे तुम अब अपने पास रखो, अब मैं तुमसे जुड़ चुका है, तुम्हें इसी से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कि तुम्हारा पहला तत्व वृक्ष तत्व है, वैसे ये पहला अस्त्र है, अगर तुम सही से इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो ये सभी अस्त्रों से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लड़ सकते हो। पारस साम्राज्य दूसरी ओर जहां भाव मंडी बाजार वाला स्थान है, जहां पूरी दुनिया के अलग अलग वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की चीज को खरीदा और भेजा जाता है, हर दिन वहां कोई ना कोई कीमती चीज का क्रय विक्रय होता है, जिसके कारण वहां कई जादूगर और अलग अलग तरह के जादू कीमती पत्थरों अपने जादू तत्व के अनुसार अस्त्र खरीदने के लिए उसे बाजार में आते हैं। पारस साम्राज्य बहुत ही बड़ा और विशाल देश है, इसलिए वहां अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राकृतिक सुंदरता को मोह लेने वाले स्थान भी है, जिसे घूमने के लिए अलग अलग देश से लोग आते रहते हैं, पर सबसे ज्यादा साम्राज्य में प्रसिद्ध है। और इन सब का कुछ हिस्सा महल में भी जाता था, जिसके कारण हर दिन महल में लाखों के तादाद में धनराशि और अलग अलग कीमती चीज आती ही रहती थी। ऐसे ही नहीं, पारस साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बना है और उसके कई दुश्मन बनी है बहुत सारी चीजों के कारण ही। पारस साम्राज्य पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और एकमात्र ऐसा साम्राज्य है जहां दुनिया के हर कोने की वस्तुएं वहां अच्छी और खरीदी जा सकती है। यूं ही और तो और वहां सर्वश्रेष्ठ जादूगरों का एक अलग ही शहर बसा हुआ है जो वहां की रॉयल फैमिली के लिए काम करती है। वहां के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान राजमहल के सभी सदस्यों का बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं, भले ही सालों साल वह अपने राजा या राज परिवार के किसी भी सदस्य को ना देखे हो, पर वहां मौजूद सभी के मन में रॉयल फैमिली के लिए एक अलग ही डिग्निटी और कर्तव्य वाली भावना जागृत रहती है। महल की सबसे ऊंची हिस्से में खड़ा राजा कुंभदेव अपने साम्राज्य को देख रहे थे। वह जहां तक उनकी नजर जाती वहां तक वह अपने चारों ओर नजर घूमते हुए देख रहे थे। हालांकि अपने महल से वह पूरे साम्राज्य को नहीं देख सकती, उनका महल पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ी इमारत और महल था, वहां से पहले पुलिस साम्राज्य देश को देखा ना जा सकता हो, पर साम्राज्य के हर कोने से उसे महल का हल्का सा अंश दिखाई जरूर देता था। बस कुछ खास जगह कुछ छोड़कर पूरा भारत साम्राज्य अलग अलग भागों में विभाजित था। कुंभदेव ऊंची महाराज में खड़े होकर किसी गहरी सोच में घूमता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजपुरोहित जी उससे ये सारी चीज क्यों कर रहे हैं। स्विमिंग उनकी बातें उन्हें समझ तो आ गई थी, पर अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही जो राजपुरोहित जी नहीं करने को कह रहे थे। वह अपने ही असमंजस में उलझे हुए थे। वह गहरी सांस लेते हुए वह अपने मन ही मन कुछ विचार करने लगे और खुद से कहने लगी, हमारे पूर्वज ने भी पहले राजपुरोहित की बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया था, तो हमें भी उसी तरह उनके बिना किसी सवाल की उनके कहे गए चीजों को करना चाहिए। उनकी दिव्य दृष्टि बहुत ही ज्यादा तेज है और वह हमारे भले के लिए सारी चीज सोचते हैं। राजा कुंभदेव ने अपने पीछे खड़े सेनापति को क्या देखकर कहने लगे, जैसा कि मैंने कहा वैसे ही तुम तैयारी करना शुरू कर दो, बहुत जल्द उत्सव की तैयारी हो जानी चाहिए, फिर हम इसे अनाउंस कर देंगे। काफी सालों के बाद यह उत्सव होगा, तो हर देश और साम्राज्य की राजाओं को आमंत्रण देना ना भूलना नहीं, सारी चीजों की तैयारी शुरू कर दो। ये कहते हुए राजा कुंभदेव वैभव के कक्षा की तरफ जाने वालों की देखकर एक गुप्तचर जल्दी से वैभव की कक्षा की तरफ जाने लगा, उसे यह बताने के राजा को मुझे वहां पर आ रहे हैं।
एपिसोड्स 43। राजकुमारी रिद्धि और सिद्धि दोनों ही अपने कमरे में बैठी हुई अपने किताब पढ़े हुए किसी अल्लाह की दुनिया में खोई हुई थी। उन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि उनके कमरे में कोई तीसरा नहीं आया हुआ है। वही रुद्र जो अचानक से उसके कमरे में प्रकट हो गया, वह उन दोनों के ऐसी कोई हुई देखकर थोड़े हैरान हो गया, क्योंकि हमेशा वह दोनों चौंक करने और सतर्क रहने वाले राजकुमारियां आज ऐसे ख्याले में हैं कि उन्हें उसके आने का भी नहीं आहट नहीं मिली। रुद्र उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे कुछ छुपा रही हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम दोनों खुश तो हो और तुम लोग परेशान हो किसी चीज को लेकर। वह परेशानी क्या है? मुझे पता है रॉयल फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो तुम बात नहीं सकते। मैं तुम्हारा दोस्त के साथ साथ भाई भी हूं। क्या तुम अपने भाई को भी अपनी परेशानी के बारे में नहीं बता सकते? उसकी बातें आवाज सुनकर दोनों राजकुमारी चौंक गए और उसके तरफ देखने लगी। सिद्धि ने कहा, भाई आप ऐसे अचानक यहाँ? युवा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं जादूगर हूँ, कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ। ये सुनकर रिद्धि सिद्धि मुस्कुराने लगे और फिर एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि वह दोनों एक ही चीज के बारे में अभी बात करती हूँ अभी करते हुए किसी गहरी सोच को गुम थे। रुद्रा भाई आप कितने समय से परस साम्राज्य नहीं गए हैं? रुद्र सोचते हुए कहने लगा, करीबन 7 साल हो गए हैं मुझे वहां गए। तुम जो जानती हो ना मेरे ऊपर कितने सारी जिम्मेदारी है, बस उसी को निभाते निभाते मैं तुम सबसे इतना अलग हो गया कि मुझे कुछ खबर ही नहीं कि तुम सबकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपके जाने के बाद तो हम सब की जिंदगी एकदम से अलग ही रुख ले ली थी भाई। जब आप परस साम्राज्य से चले गए उसके बाद हम सभी भाई बहनों को अलग कर दिया गया, सबको अलग अलग तरह से बड़ा किया गया। हम दोनों बहनें तो फिर भी कुछ साथ समय बिता लेते थे, पर हमारे भाइयों को तो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा इन कुछ सालों में। रुद्र भी उदास होते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारी फैमिली में बहुत सारी नियम कायदा कानून है जिसे हर किसी को निभाना पड़ता है। राजा को दिया भी तो अपने कर्तव्य और बहुत सारी चीजों से बने हुए हैं, इसे वह जाकर भी तो नहीं सकते और इसी कारण अब तक भारत साम्राज्य पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और संपन्न साम्राज्य है। सिटी सिटी लाते हुए उसके बाद से सहमत थी, पर उदास होकर कहने लगे, पर इतने बड़े पौधे पर होने के बाद भी पिताजी हमेशा अकेले ही रहे। आप तो जानते हैं ना हमारे हर दिशा में दुश्मन है, कोई सामने है तो कोई पीठ पीछे। अब तो दूसरी दुनिया से बहुत सारी काली जादूगर और उसे दुनिया के और दानव बाहर आ रहे हैं और उनका पहला शिकार हमारा साम्राज्य होता है, क्योंकि वहां उनके लिए बहुत सारी चीज है और इन सब से लड़ने के लिए अभी भारत साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। रुद्र, मेरा प्यारा दोस्त आरव तो अकेला ही हो चुका होगा, उसके पास ना ही जादुई शक्तियां हैं ना ही किसी तरह का पावर। क्या महल में उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता? आखिर उत्तराधिकारी के पास सर्वश्रेष्ठ शक्तियां और काबिलियत होनी चाहिए, जो राजीव अपने बड़े बेटे आराम से उम्मीद करते थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनका बड़ा बेटा एक साधारण इंसान निकलेगा। इसके बाद खुद को बचाने के लिए भी पागल नहीं है, अब तक तो वह शैतान है, वैभव की उत्तराधिकारी बन गया होगा। मुझे लगता है तुम दोनों परेशानी आरव को लेकर ही है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं वह शैतान वैभव ने कुछ किया तो नहीं? भाई हमेशा वैभव भाई के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? वह बहुत अच्छे हैं और वही तो अभी भी आरव भाई को जी जान लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से सिद्धि के मुंह से ये सुनकर रुद्रा हैरान रह गया। आरव आपको ढूंढ रहे हैं का मतलब क्या है तुम्हारा? रिद्धि और सिद्धि अपनी नजर चुराने लगी है, उन्होंने जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा कह दिया उससे कहना नहीं चाहते थे। वो दोनों अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्र उन्हें ऐसे देखकर कहा, ठीक है तुम अपनी पढ़ाई और जाती है अध्ययन का ध्यान दे, बाकी चीजों के बारे में सोचो मत और ना ही मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। मेरे लिए इतना जानना है काफी है, बाकी तो मैं खुद करता लगा सकता हूँ। वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद रिद्धि सिद्धि दूसरों को देखने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए के बारे में पता चलेगा तो बहुत जल्दी से उन्हें ढूंढ पाएंगे। मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे आरव भाई हमारे आसपास ही है, पर हमारे जासूसी से अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। वही रुद्र अपने पहाड़ के ऊपर वाली लकड़ी से बना एक खूबसूरत घर जहां उसके दादाजी और वह रहते हैं वहां पर आ गया और झील के किनारे बैठे अपने दादाजी के पास आकर कहने लगा, दादाजी मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं वो आप जान गए हैं, और अब तक आपने पारस साम्राज्य की कोई भी खबर या किसी भी विवाद ये परेशानियों को अपने दूसरों के हवाले किया था और मुझे इतनी सारी चीजों से दूर रखा था। क्या इसकी वजह मेरा दोस्त आरव था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई भी नहीं। आप जानते हैं ना बचपन से मेरा एक लड़का दोस्त है। आप मुझे बताएं आपकी रनों के साथ हो क्या रहा है कि उसकी बहनों से लेकर इतनी परेशान है और आपके पास साम्राज्य में ऐसा क्या हो रहा है जो दुनिया से अभी बेखबर है? मुझे पता है आप इस बारे में जानते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अपनी दोस्त से मतलब है। आप मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताएं। रुद्र इतनी समय बाद खुलकर अपने दादाजी के साथ बात कर रहा था। उसकी बातों में वह ठहराव या वह पर्सनैलिटी नहीं नजर आ रही थी जो हमेशा उसके अंदर होती है। वह बस अब एक दोस्त होकर अपने दूसरे दोस्त की फिक्र में अपने दादाजी से सवाल कर रहा था और दादाजी बस मुस्कुराते हुए रुद्र को देख रही थे। काफी सालों बाद उसे अपना पोता नजर आ रहा था। इस वक्त रुद्र वह शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ जादूगर नहीं, एक वह लड़का नजर आ रहा है जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। रुद्र को देखकर कहने लगे,
क्या तुम अब तक अपने दोस्त को पहचान नहीं पाए? मैं तो बहुत ही स्पष्ट तुम्हें कहा था। ये कहा कर दादाजी बाकी झील की तरफ अपना चेहरा करके बैठ गए। रुद्र तो उनकी बातों का मतलब समझने लगा कि दादाजी का खाने का मतलब क्या है। एपिसोड 44। क्या तुम अब तक अपने दोस्त को पहचान नहीं पाए? मैं तो बहुत ही स्पष्ट तुम्हें कहा था। ये कहा कर दादाजी बाकी झील की तरफ अपना चेहरा करके बैठ गए। रुद्र तो उनकी बातों का मतलब समझने लगा कि दादाजी का मतलब क्या है। रुद्र कुछ देर सो में पड़ गया। उसके बाद जैसे ही वह सारी बातों को लेकर सोने लगा वैसे वैसे इसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और वह हैरानी से दादाजी की तरफ देखने लगा और जैसे उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वह अगले ही पर गायब हो गया। उसे गायब होता देख दादाजी के होठों पर मुस्कान आ गई। अपनी जादू की कक्षा खत्म करने के बाद हाथों में किताब पक्षी सभी विद्यार्थी इधर उधर अपने अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। अब हमेशा की तरह कारण के साथ साथ चलते हुए उससे बात कर रहा था। उसे किसी बात को लेकर वह कारण के साथ बहस कर रहा था। कारण बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर आरव तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। फिर से वह उसे गुलाबी रोशनी के बारे में सोच सोच कर अपना पूरा दिमाग खराब कर चुका था और वह इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। रुद्र अचानक से आरव के सामने प्रकट हो गया। उसे अचानक से अपने सामने देखकर कारण और आरव दोनों चौंक गए और आरव तो इतना जोर से पीछे की तरफ गिरा कि वह उठ ही नहीं पा रहा था। अचानक से रुद्र सामने आने से रुद्र अब पीछे की तरफ गिर गया। कारण आरव को सहारा देकर उठाकर सामने खड़े जादूगर रुद्रा को देखने लगा। वह कई बार रुद्र को देखा था, इसलिए वह रुद्र को पहचान गया और उनके सामने अचानक से आ जाने के कारण कारण कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक से जादूगर रुद्रा उनके सामने आया कैसे। लड़के को देखकर बस देखता ही रह गया। उसे इस नौजवान लड़की के अंदर बहुत सी काबिलियत और एक अलग सा आप हम महसूस हो रहा था जिसे चाहकर आरव इग्नोर कर नहीं पा रहा था। उसे दूसरों की शक्तियों के बारे में अपने आप ही समझ आ जाता था कि किसके पास किस तरह की शक्तियां और वह शख्स कितना प्रभावशाली है। इस वक्त आरव को रुद्र बहुत ही शक्तिशाली जादूगर लग रहा था और ऐसा था भी आरव को लगातार बुद्ध घूर घूर कर देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही आरव है जिसे वह बचपन में उसके साथ हर वक्त रहता था और उसके साथ समय बीतता था। इतने सालों के बाद अपने दोस्त को देखकर रुद्र बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रुद्र की खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई और वह आरव को छींटे बड़े भाव से देखने लगा। रुद्र के बनते बिगड़ते भाव को देखकर कारण और आरव दोनों ही असमंजस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। कारण तो रुद्र के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, तो वही औरत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह है कौन और ऐसे अचानक से कहां से टपक पड़ा। अंत में जब रुद्र और कारण दोनों में से कोई किसी तरह की प्रक्रिया नहीं दिए तो आरव उन दोनों को देखकर कहने लगा, कोई मुझे बताया कि यह सब हो क्या रहा है। फिर रुद्र की तरफ देखकर आ रहा हूं। आरव कहने लगा, आप अचानक से हमारे रास्ते में कैसे आ गए? अगर आपको इतनी जल्दी थी तो सही जगह पर लेट होते और यहाँ अचानक जाकर आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बस घूर रहे हैं। और फिर आप हैं कौन? दिखने में तो कोई जादूगर ही लगते हैं और जादूगर ही होंगे तभी तो ऐसी अचानक से यहाँ पर आ गए। वही रुद्र आरव को देखकर कहने लगा, तुम्हारा जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है लड़के। क्या तुम्हें अपने से बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं सीखी है जो ऐसे लगातार बोले जा रहे हो? यहाँ का पहला नियम है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा, पर तुम पर यहाँ के नियम का सत्यानाश करने पर तुले हुए हो। तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज सुनने को मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे दंड देने के लिए यहाँ आया हूँ और अपने साथ ले जाने भी चलो मेरे साथ। यह कहकर उसने एक चुटकी बजाई और अचानक से आरव और रुद्र वहां से गायब हो गए। वही कारण इधर उधर देखकर परेशान हो गया, क्योंकि वह रुद्र को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था और उसके गुस्से के बारे में भी काफी सुना हुआ था। उसे अब आरव की चिंता हो रही थी, क्योंकि आरव की शक्तियां भले ही अभी रुद्र से कम है, पर वह लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेगा। और आरव को तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है और करण भी रुद्र के बारे में सुना था, पर उसे वक्त ही नहीं मिला कि रुद्र के बारे में आरव को बता सके। अब उसे समझ नहीं आता कि वह करे तो करे क्या। पहाड़ के ऊपर बने अपने घर के सामने एक बगीचे में रुद्र आरव को लेकर आ जाता है और अचानक से आरव के साथ हुआ क्या ये तो उसे ही समझ नहीं आया। वह इधर उधर देखने लगा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 पल वह विद्या निकेतन के अंदर था, अब वह यहाँ कैसे आ गया, वह भी एक जादूगर के साथ। अब उसे रुद्र के देखकर हल्का डर लगने लगा। वह 2 कदम पीछे हटते हुए हल्की घबराहट के साथ कहने लगा, देखो तुम ऐसे मुझे कहीं भी नहीं ला सकते, ये नियम के खिलाफ है। मुझे वापस जाना है, मुझे जहां से उठाकर लाया वहां वापस ले जाओ। उसे डरते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम तो उसे और डरते हुए अपनी एक्सप्रेशन ले चेहरे से उसे घूर कर देखता है और अपने कमर पर हाथ रखकर उसे कहता है, तुम मुझे नहीं बताओगे? तुम मुझे तुम्हें कहाँ और किसी ने जाना है? अब जो गलती तुमने की है उसका सजा तो तुम्हें मिलेगा ना, तो तैयार हो जाओ अपना दंड भुगतने के लिए। मैंने सुना है तुम बड़े आचार्य सिद्धदेव और कामदेव आचार्य जी की भी बातें नहीं सुनती, इसलिए तुम्हें इस निकेतन से निकलने से पहले दंड देना आवश्यक है। मेरी गलती क्या है जो आप मुझे दंड दे रही हैं, और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं? क्या मैं किसी के साथ लड़ाई की या कोई गलत काम में साथ दिया? मैं तो बस अपना अध्ययन कर रहा हूं और सही समय पर कक्षा भी जाता हूं और कोई भी नियम नहीं तोड़ा सिवाय एक के। ये कहकर आरव चुप हो गया। उसे ऐसे सफाई देते देखकर रुद्र को बहुत हंसी आ रही थी। वह देखना चाहता था कि आखिर आप आगे क्या कहता है।
तभी वहां पर दादाजी भी आ गए। दादाजी को देखकर आरव बस कुछ देर उन्हें ध्यान से देखने लगा, फिर अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। भले ही वह विद्या निकेतन के बहुत सारे आचार्य, गुरु और यहाँ तक कि कामदेव और सिद्धांत आचार्य को भी देख और मिल चुका था, पर उसने विद्या निकेतन के उत्तम देव को ना कभी देखा था, बस उनके बारे में सुना था। आरव ने दादाजी को देखा तो वह समझ गया कि यह विद्या निकेतन के आचार्य हैं। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वह इन्हें पहचान कैसे गया, पर उसे जैसा लगा वह वैसे ही उन्हें देखकर प्रणाम किया। ये देखकर उत्तम देव जी मुस्कुरा दिए और उनके प्रणाम स्वीकार करते हुए कहने लगे, तुम्हें यहाँ खास काम के लिए लाया गया है राजकुमार। आरव चौंक गया और वह दादाजी की तरफ देखकर कहने लगा, क्या कहा आपने राजकुमार? यह कहकर आरव अपना सर खुजलाने लगा और कहने लगा, आपको कहीं गलतफहमी हुई है, आप किसी दूसरे लड़के मतलब राजकुमार को उठाने गए थे। मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूं। मुझे वापस वही छोड़ दीजिए और आपको जो राजकुमार चाहिए वह आप वहां से उठा लीजिए। उसकी ऐसी अतरंगी और अजीब तरह से बातें रुद्र को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। काफी सालों बाद वह आरव को इस तरह से देख रहा था। रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमने सही इंसान को यहाँ लाया है तुम राजकुमार। रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले ही दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रख, जिस पर रुद्र चुप हो गया। वही आरव कंफ्यूज होने लगा कि तभी दादाजी के हाथ से एक गुलाबी रोशनी निकलने लगी और वह आरव के सामने आकर रखी उसे गुलाबी रोशनी को देखकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह एकदम से चिखाकर कहने लगा, तो मतलब ये रोशनी आपने मुझ तक पहुंचाई थी और आप अब तक मुझसे बातें कर रहे थे? उसे ऐसे चिल्लाते देखकर रुद्र और दादाजी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र उसे देखकर कहने लगा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और ऐसे व्यवहार मत करो। तुम तो बहुत ही शांत और सभ्य रहने वाले लड़के थे, ऐसे अचानक बातूनी और बेवकूफ कैसे हो गए? अपने बारे में ये सुनकर आरव को गुस्सा हो गया और वह मुंह बनाते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। वो तो तुम्हारे दादाजी यानी आचार्य उत्तम देव जी के कहने पर मैं लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से बेवकूफ बना रहता हूँ, नहीं तो तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी नजर तुम पर ही थी। रुद्र हाथ बनते हुए कहने लगा, इसका मतलब वह तुम थे जो मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे? और आरव कॉन्फिडेंस के साथ उसके आंखों में देखकर कहने लगा। यह देखकर रुद्र थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आज तक वह इस छोटी सी चीज में कभी पकड़ा नहीं गया था। आए दिन उससे कोई ना कोई मिशन दिया जाता था जिसमें वह लोगों की जासूसी और अलग अलग दुनिया से आए गए जादूगर ऑन पर नजर रखता था, और आज तक वह पकड़ा नहीं गया था। पर यह उसके सामने खड़ा लड़का इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि उसे पता था कि कोई इस पर नजर रख रहा है, ये तो नामुमकिन है। तभी उसे याद आया कि जो आरव के अंदर कुछ खास बातें हैं, और उसे खुशी भी हो रही थी कि उसके दोस्त आप पहले की तरह कमजोर नहीं है। उन दोनों के बातों को बीच में काटते हुए दादाजी आरोग्य की थोड़ी नजदीक आ गए और उसे देखते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें कुछ कहा था जिसके बारे में तुम्हें पता है? आरव में सर हिलाया और कहा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, तो क्या अब मैं? आरव रुक गया और कुछ सोचते हुए कहने लगा, इसका मतलब आप मुझे मेरी सच्चाई के बारे में बताने वाले थे, और यह मेरी सच्चाई है कि मैं एक राजकुमार हूँ? ये सारी चीज आरव सोचते हुए थोड़ा एक्साइटेड हो गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक राजकुमार है, और फिर वह मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, मतलब भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया, और वह भी एक राजकुमार के शरीर में। मतलब मैं भी एक राजा महाराजा के परिवार से हूँ। आरव तेरा तो लॉटरी लग गया। पर एक मिनट, अगर मैं राजकुमार हूँ तो इसका मतलब जो मेरे जान को खतरा है वह मेरे राजकुमार होने के कारण है? मतलब अगर मैं राजकुमार नहीं होता तो मेरी जान को खतरा नहीं होता? बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे जान से मरने के लिए। जहां तक मुझे पता है जो मुझे जान से मारना चाहता है वह एक लड़की है। तू लड़की है कौन जो मुझे जान से मारना चाहती है? कहीं वह लड़की कोई बहरूपिया तो नहीं? उसे ऐसे सोचता और परेशान होता देखकर रुद्र कंफ्यूज होकर अपनी दादाजी की तरफ देखने लगा। उसे पर दादाजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम इसके अंदर जाकर यह पता नहीं कर सकते कि इसके मन में अभी क्या चल रहा है। यह इसके मन की बातें भी नहीं सुन सकती। हमारी शक्तियां इतनी खास है कि हम किसी भी इंसान की अंतर्मान की बात और उसके अंदर गहराई तक झांक कर देख सकते हैं कि उसकी नीयत कैसी है और किस तरह की है। पर यह शक्तियां आरव के ऊपर काम नहीं करेगा। जब से आरव इस विद्या निकेतन में आया है तब से मुझे एहसास हो गया था कि यह हमारा राजकुमार आरव है, पर मैं जानना चाहता था कि आखिर यह अचानक से यहाँ कैसे आया, इसलिए मैंने पता किया तो मुझे पता चला। ये कहते हुए दादाजी चुप हो गए और रुद्र उनके आगे खाने का इंतजार करने लगे। वह जानना चाहता था कि आखिर आरव के साथ हुआ क्या है, पर दादाजी को चुप होता देखकर रुद्र कहने लगे, दादाजी बताइए आखिर आरव के साथ हुआ क्या? हुआ परस साम्राज्य के महल से यहाँ तक कैसे पहुंचा और अब तक किसी को पता भी नहीं है कि अब यहाँ पर है। और जैसे कि मैं आपको कुछ बताना जहाँ आपने मुझे रोक दिया और उसे यहाँ लाने को कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, और जब आपको पता है कि आप यहाँ पर हैं तो अपने भारत साम्राज्य में किसी को ये बताया क्यों नहीं कि आरव यहाँ पर है और वह अपनी शक्तियां जागृत कर रहा है? नहीं सुनकर तो सब बहुत खुश होंगे कि पारस साम्राज्य का उत्तराधिकारी के पास अब शक्तियां हैं और वह भी एक जादूगर बन सकता है और उसे वह रहस्यमय शक्ति भी मिल जाएगा। उसकी कोई सारी बातें सुनकर दादाजी कुछ नहीं कहे। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है, कुछ चीज है जो अब तक मैं भी नहीं जानता। मैं चाहकर भी इसके अंदर राज के बारे में कुछ नहीं कहा सकता।
हम लोगों के मनोदशा और उसके भावनाओं को जान सकते हैं। आरव के बारे में हम उतना ही जा सकते हैं जितना वह हमें बताना चाहता है, कोई भी इसे पूरी तरह से जान नहीं सकता, हमारी शक्तियां भी इस पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर आरव अपने ख्यालों से बाहर आया और वह कहने लगा, तो मतलब इतने दिनों से जो गुलाबी रोशनी मेरे आसपास आकर मुझसे बातें करती थी वह आप थे, पर आप ऐसा क्यों करते थे? और क्या मैं राजकुमार हूँ इसलिए मेरी जान को खतरा है? क्या आप मेरे बारे में सारी चीज जानती हैं? मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है? उत्तम देवचारी गुरुजी एक नजर आरव को देखा, फिर अपनी वाणी को शांत और कठोर बनाकर कहने लगे, तुम मुझे कोई सवाल नहीं कर, अभी तुम्हारी शक्तियां इतनी नहीं है, जैसे जैसे तुम्हें शक्तिशाली जादू पूरी करते जाओगे वैसे वैसे हम तुम्हें तुम्हारे बारे में बताते जाएंगे, तब तक तुम अपनी जादुई अध्ययन और प्रशिक्षण पर ध्यान दो। एपिसोड 45। अपने राजकुमार होने पर आरव को जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह एक राजकुमार है, और इसके साथ बहुत सारे सवाल उसके मन में आने लगे और वह अपने आप से ही सवाल कर रहा था और अपने आप को ही जवाब दे रहा था। दादाजी रुद्रा की तरह देखकर कहने लगे, तुमसे सारी चीज बताओ और समझा दो, मैं जा रहा हूं, और याद रखना हमें इसे धीरे धीरे सारी चीज बतानी है, इसे डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर। इतने समय से इसके ऊपर नजर रखकर तुम समझ ही गए हो कि यह किस तरह हर चीजों को लेकर इसका स्वभाव बहुत अलग हो चुका है। भले ही तुम इतने साल इसे नहीं मिली, पर अभी वह आरव नहीं है जिसे तुम जानते थे। आरव को ऐसे सोच में गुम होता हुआ देख रहा था, तभी वह कुछ सोचते हुए आरव के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इस दुनिया में जो भी होता है वह किसी न किसी खास मकसद के लिए होता है, और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये समझ लो कि किसी खास जगह को पूरी करने के लिए पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तभी तुम्हें इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक तुम्हारी हिफाजत रक्षा कर रहा है। अभी तुम इतना समझ लो कि धीरे धीरे करके तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ सामने आएगी। रुद्र की बात सुनकर आ रहा कुछ कहा तो नहीं, पर वह मन ही मन खुशी कहने लगा, जितना आसान और सीधा ये सारी चीज लग रही है उतना आसान तो है नहीं, कुछ ना कुछ बड़ा राज तो है इन सब के पीछे। इस लड़की के बारे में जितने लोग जो भी जानते हैं सब एक की तरह से नहीं है, इसके बारे में सबके कुछ अलग ही अलग तरीके से इस लड़के से जुड़े हुए हैं, मतलब मुझसे जुड़े हुए हैं। आखिर क्या राज छुपा है इस शरीर के असली ओनर के अंदर, जिसके मरने के बाद अब मुझे सारी चीज अपनी तरह से हैंडल करना होगा, नहीं तो इस दुनिया में रह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हर इंसान मेरे बारे में कुछ अलग कहता है, जिससे मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, कोई जादूगर हूँ, कोई आम इंसान हूँ, मैं एक साधारण से लड़का या बहुत शक्तिशाली राजा महाराजाओं की परिवार का सदस्य? उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रही थी। ब्लूटूथ से देखकर कहता है, अब ख्यालों में खोने से अच्छा तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो, अभी मैं तुम्हें विद्या निकेतन लेकर जा रहा हूँ। इस सारी चीजों के बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते और अपनी शक्तियों को जागृत करने पर ध्यान दो। अगले एक हफ्ते में मैं वापस तुम्हें यहाँ ले आऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र का अध्ययन करने में मदद करूंगा। वैसे तो निकिता में बहुत सारी उच्च आदर्श जी के आचार्य हैं जो तुम्हें सीख सकते हैं, पर मुझे पता है तुम उनसे क्या सिखाते हो। अगर तुम्हें खुद के बारे में जानना है तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी और अपनी शक्तियों को बढ़ाने में मदद करना होगी, लेकिन जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर तुम सबसे शक्तिशाली हो जाओगे तो तुम अपने आप को जिंदा रख पाओगे, ये तो तुमसे भी कोई बड़ा जादूगर तुम ही खत्म करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा। उसकी बात सुनकर आप थोड़ा डर गया, फिर भी उसने हिम्मत करके खाने लगा, मैं किसी से नहीं डरता, एक बार मरकर जिंदा हो चुका हूं मैं तो, आप मुझे मरने से डर नहीं लगता। उसके बाद को ऐसे ही हवा में लेते हुए रुद्रा अगली पर उसे विद्या निकेतन की इस जगह पर छोड़ देता है जहां से वह उसे उठाकर ले आया था। अब तक कारण वहां से गया नहीं था, वह लगातार वहीं खड़ा होकर परेशानी से इधर उधर चक्कर ही लग रहा था, और अब को वहां आता देखकर वह जल्दी से उसके पास आ गया और जादूगर रुद्रा को देखकर कुछ कहना चाहता था, पर वह उसके कुछ कहने से पहले ही गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद कारण रुद्र को इधर उधर देखकर चेक करते हुए कहने लगा, क्या राजकुमार रुद्रा में तुम ही दंड दिया? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, आखिर वह तुम्हें कहाँ ले गए थे? ऐसी बहुत सारे सवाल कारण और उसे कर रहा था, तो वही उसकी इन सारी चीजों को देखकर आरव इरिटेट होकर कहने लगा, अरे यार मैं ठीक हूँ, कोई दंडमन नहीं दिया है मुझे, वह तो बस ये कहते हो यार, और चुप हो गया और सामने चलने लगा। कारण उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विद्या निकेतन के उत्तराधिकारी को आरव से क्या काम हो सकता है जो उसे इस तरह से उठाकर ले गए थे तुम्हें। आरव जल्दी से अपने छात्रावास में जाकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे कारण भी आ गया, क्योंकि उसके सवालों का जवाब अब तक आरव ने नहीं दिया था। करण को अपने कमरे में जाने को कहकर आरव वही बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या। उसे कुछ सोचे, कुछ देर पहले जो भी हुआ वह सारी चीज उसके दिमाग में चल रही थी, और वह सोच रहा था कि अब उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। पर वह अपने आप से ही कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ना कभी हार मानता ना कभी हार मानूंगा, और हर चीज मेहनत से मिलती है, जब तक मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरे साथ कोई नहीं छोड़ेगा। चाहे मेरी जिंदगी का कोई मकसद हो या ना हो, मेरा जो मकसद है वह जरूर पूरा होगा। अपने बारे में सारे राज्यों को पता करना और उसे लड़की को ढूंढ निकालना जिसने मिर्ची जान से मारा था। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।